हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.7। अब ये किस मेथड के बारे में ये ऊपर लिखा हुआ है, देखें वो कह रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन सिंगल लूप विया ट्रांसफॉर्म मेथड्स, यानी कि यहाँ पे आपने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है सिंगल लूप के अंदर ट्रांसफॉर्म्स मेथड की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म मेथड लिखा हुआ है, इसका पता क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने पहले ही सारी यानी कि जो सर्किट के अंदर चीज़ें उन सबको आपने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख के रख लेना है। ठीक है, वो ये असल में कहना चाह रहे हैं। देखिए उसने नीचे फिर आगे क्या कहा है, वो कहता है कि रिपीट करें एग्जाम्पल 2.6 को मैश एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए एंड ट्रांसफॉर्म मेथड्स, यानी कि ट्रांसफॉर्म मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हुए विदाउट यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए उसने खुद भी कह दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इस दफ़ा इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो इसका क्या मतलब है अब आपको समझाता हूँ। सिंपल बच्चों, आपने पहले सर्किट को ड्रा कर लेना है अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब सबको पता चल चुका होगा कि इंपीडेंसेस क्या होती हैं और वोल्टेज सोर्सेज किस फॉर्म में चले जाते हैं। देखें जब इसका लेते हैं ना हम लैप्लास से ही बच्चों टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाती है, तो लिहाजा इसका लैप्लास लेंगे, ये सिंपल वी ऑफ एस बन जाएगा। ठीक है, ओके हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और ये जो आपके पास इंडक्टर होती है ना, इसकी इंपीडेंस होती है, इंपीडेंस लैप्लास में पाई जाती है, तो इसकी इंपीडेंस हमारे पास बराबर होती है एस एल की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इंडक्टर की एस एल होती है और कैपेसिटर की 1/cs होती है। ठीक है, ये चीज ना भूलिएगा। और जो रेजिस्टर होता है वो एज इट एज अपनी फॉर्म में रहता है आर। ओके, गुड हो गया। तो देखो उसके बाद ये आ जाता है अपना कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की मैंने अभी अभी आपके सामने नाम लिया, क्या होता है जी हमारे पास ये हो जाता है 1/cs, इसकी जो इंपीडेंस होती है 1/cs लिख लो या 1/sc लिख लो, बात एक ही है। और ये जो बच्चों इसका वोल्टेज है ये भी किस डोमेन में चला जाएगा, कैपिटल वी से आपने प्रेजेंट करना है, और ये चला जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो टाइम डोमेन की जगह बस आप एस लिख दो और आपका काम डन है। ओके हो गया, तो ये आपका बन गया ओवरऑल ट्रांसफॉर्म सर्किट। तो ये ट्रांसफॉर्म सर्किट बन गया। अब इसमें आपने करंट को फ्लो करवा देना, जो आपकी करंट ऑलरेडी उन्होंने फ्लो करवा के दिखाई हुई थी, उस करंट का नाम है आई ऑफ टी, लेकिन अब वो चली गई है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उसको क्या कहेंगे, आई ऑफ एस। ओके हो गया बच्चों। तो असल में मैं आपको बताता हूँ हमने मालूम क्या करना है, ये इसने बोला नहीं है मुझे काफ़ी यार, ये बुक वालों का ना ये मेथड रॉन्ग लगा है कि बच्चे को ये बताया नहीं जा रहा कि बच्चे आप किस चीज़ से इसको समझे, क्योंकि ये चीज़ तो ठीक है प्रॉब्लम्स में चले उन्होंने मैंशन किया ये वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पे भी मैंशन होना चाहिए। ये मैं बच्चों खुद से नहीं कर रहा, मैंने ना बुक वालों से देखा वो उन्होंने क्या किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उन्होंने सिंपल यहाँ पे आउटपुट रखा हुआ है वीसीएस को, यानी कि वो चाहते हैं हम वीसीएस वोल्टेज इनको फाइंड आउट करके दें। ठीक है, बस इतना जहन में रख लो। तो वीसीएस को अगर हमें फाइंड आउट करना है, देखो बच्चों यानी कि इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज स्टोर हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें से कितना करंट गुजरता है, क्योंकि जब एक कैपेसिटर में से करंट गुजरता है तब उसकी पैरेलल प्लेट्स में चार्ज स्टोर होता है और फिर वो जाके अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करता है, क्योंकि चार्ज इज आल्सो अ वोल्टेज फॉर्म। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, इसकी करंट को मालूम करना पड़ेगा हमें आई ऑफ एस को। तो आई ऑफ एस को कैसे मालूम कर सकते हैं बच्चों, थ्रू लूप एनालिसिस। और वो उसने कहा भी हुआ है कि आपने लूप लगाना है, सिंगल लूप, ये उसने खुद भी कंडीशंस दी हुई हैं इसमें। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे केवीएल लगाते हैं अपना। तो ये केवीएल का मतलब आपको पता ही है, हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना है। तो ये अब आपने ना इनको डेरिवेशन की फॉर्म में नहीं लिखना, ये सिंपल आपको ऐसे ही लगना चाहिए। ये रेजिस्टेंस दी गई हुई है और ये करंट है, इसमें से गुजरेगी तो क्या होगा, इसका फार्मूला एस एल आई ऑफ एस। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो चलो बच्चों, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी, तो लिहाजा ये आ जाएगा माइनस वी ऑफ एस। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट गुजरेगी इस इंपीडेंस में से, यानी कि इंपीडेंस मींस यहाँ इस इंडक्टर में से। तो इस इंडक्टर के वोल्टेज बच्चों किसके बराबर होंगे, एस एल आई ऑफ एस के, एस एल आई ऑफ एस के। ओके हो गया। तो जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो इस रेजिस्टर में से ये करंट गुजरते हैं, तो इस रेजिस्टर के वोल्टेज बच्चों किसके बराबर होंगे, आर आई, यानी कि आई आर जो फार्मूला होता है वही। तो आर साथ में आई ऑफ एस ऐसे साथ में लिखते हैं। ठीक है, मजीद आगे गए तो बच्चों इस कैपेसिटर में से करंट गुजरती है। अब हम कैपेसिटर के वोल्टेज तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये हमें मालूम ही नहीं है, डायरेक्ट हम इसकी ये जो मतलब कि इंपीडेंस दी गई है इसके ऊपर फार्मूला लगा के लिख लेते हैं, यानी कि वही आर आई वाला चक्कर ही है बच्चों। ये जी है, इंपीडेंस है, जी आई भी आपको पता है वही होता है वोल्टेज। तो लिहाजा 1/cs एस सी अब मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है यार, एस सी ज़्यादा मुझे ठीक लगता है, या सी एस ऐसे कभी कभार बच्चे समझ लेते हैं सी के साथ में डाउन में करके एस लिखा हुआ है, ये गलत लगता है, पहले लिखना चाहिए, बेटर होता है। ठीक है, तो आप पहले ही लिखा करें। तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, करंट आएगी तो तब ये वोल्टेज बनेंगे आई ऑफ एस। ये हमारे पास इसके वोल्टेज आ गए इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें वी ऑफ एस दूसरी जानिब चला जाएगा और इन सब में से आई ऑफ एस कॉमन है। तो आई ऑफ एस जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या फार्मूला नहीं, क्या इक्वेशन में बन गया, देखें यहाँ पे शुरू में एस एल बच गया, यहाँ पे बच गया आर,
और ये इसके साथ था 1/SC, ये सारे बच गए और ये दूसरी तरफ VFS चला गया हुआ है। ओके हो गया, डन कर सी। तो IFS इज इक्वल टू क्या होगा, IFS की वैल्यू आपको मिल गई। देखो VFS के बटे में जाके ये सारे चले जाएंगे, VFS ऐसे आपने मेंशन करना, क्योंकि ये जो बच्चों ब्रैकेट में लिखते हैं ना ऐसे, ये बस ये चीज़ बता रहा होता है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चीज़ लिखी गई है, ठीक है। इस चीज़ से कभी आपने ना धोखा नहीं खाना, ऐसे नहीं तो अगर बगैर ब्रैकेट के लिखोगे तो ऐसे ही लगेगा कि साथ में S लिखा हुआ है। तो देखो बटे में आ गया ये सब कुछ, SL प्लस R प्लस 1/RC। अब सॉरी 1/RC नहीं, 1/SC। तो बच्चों उसने हमें कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब कि बीच में पुट शूट करने के लिए, आपने बस जनरल फॉर्म में सब उसको आंसर देना। अभी हमें समझाया जा रहा है ताकि हम प्रॉब्लम्स में जाके सब कुछ कर सकें। अब हमने VCFS निकालने थे, तो देखो ओहम्स लॉ लगाते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, ओहम्स लॉ ही लगेगा क्योंकि इम्पीडेंस लिखी हुई है, इम्पीडेंस मींस इसकी रेजिस्टेंस ही लिखी हुई है। तो वही फार्मूला देखो बच्चों, VCFS इज इक्वल टू यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस जैसे होता है, यहाँ पे करंट इंटू इम्पीडेंस होगा। इसकी अपनी इम्पीडेंस कितनी है, मतलब कि इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है, वो है 1/CS। तो देखो ये बाहर आ गया 1/CS, और इसमें से कौन सा करंट गुजरता है और किस डायरेक्शन में से गुजरता है बच्चों, देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रहा है, डेट्स वजह से प्लस में ही पुट किया जाएगा। तो ये इसका फार्मूला आ गया। आपको बुक वालों ने बस इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखना चाहूँगा मजीद कर बढ़ा के। तो देखो जब वैल्यू पुट की जाएगी IFS की यहाँ पे, तो ये आ जाएगा VFS ओवर SC इंटू SL प्लस, यानी कि नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1/SC। अब बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर दूं तो ये क्या लगेगा, देखें VFS आ जाएगा हमारे पास, ये देखो S का स्केयर और साथ में LC, S स्केयर LC प्लस RSC, यानी कि SRC लिख सकते हो। और इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा सिंपल ये SC को काटेगा प्लस 1 आ जाएगा। और यही फॉर्म आपने प्रीवियस में देखी थी, बस यहाँ पे 1 था, वो कैसे था, VFS उधर बटे में था। तो देखें बच्चों ये प्रीवियस क्वेश्चन का सेम टू सेम आंसर है। मैंने मेरे ख्याल में अपना हक अदा कर दिया। अब आपने अपना हक अदा करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके।